What? यस, जस्टिस गोखले ने 3 महीने पहले ही राजू भिड़े को केएम हॉस्पिटल मैसेकर के लिए मौत की सजा सुनाई थी, जो कि जावेद का खास आदमी था। और अब पिछले साल हुए पटेल स्ट्रीट मर्डर केस के लिए वो उसके एक और शागिर्द परवेज के केस की सुनाई कर रहे थे, जिसका कि दोषी ठहराया जाना और उसे मौत की सजा सुनाया जाना लगभग निश्चित था। इसीलिए इस जस्टिस गोखले को 2-4 बार फोन कॉल्स भी आए जिसमें उन्हें धमकियां दी गई, पर उन्होंने हर धमकी को नजरअंदाज कर दिया। Holy Christ. तुम्हारा मतलब है ये मालूम था अथॉरिटीज को, फिर भी कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था उनकी हिफाजत के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अथॉरिटीज को इसका कोई अंदाजा होने नहीं दिया। He kept the whole thing to himself and his wife. पर अथॉरिटीज को खुद भी तो सोचना चाहिए था, इन लाइट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अंडरवर्ल्ड। एनीवे अयूब, तुम्हारी क्या रिपोर्ट है? इवन मोर ड्रामेटिक। कम ऑन। अमोद राजशेखर एक रिस्पेक्टेड राइटर, एजुकेशनिस्ट और सोशल रिफॉर्मर थे। He was considered a crusader and was held at a very high esteem by most of the people. मेरे तहकीकात से पता चला है कि वो अंडरवर्ल्ड की पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और पुलिस के साथ सांठगांठ के बारे में एक इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल की एक सीरीज लिख रहे थे और उन्होंने काफी फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठा भी कर लिया था। और 3 साल पहले गृह मंत्रालय ने जो एक कमिटी फॉर्म की थी अंडरवर्ल्ड के साथ राजनीतिज्ञों, सरकारी अधिकारियों, उद्योगपतियों और कुछ पुलिस अधिकारियों के नेक्सस के बारे में, वो उस कमिटी के सदस्य भी थे। एंड आई बिलीव वो अपने आर्टिकल्स के जरिए काफी जाने माने हस्तियों के चेहरे से नकाब भी उतारने वाले थे। एंड जस्ट लाइक जस्टिस गोखले, उन्हें भी फोन पर यह धमकियां मिलने लगी कि वो ये आर्टिकल्स ना छापे। My God. This means कि काका साहब ने रमन और मुझे उस रात को जो बताया था उसमें वजन था। इन सारी घटनाओं में मुझे एक डेफिनेट लिंक सा नजर आ रहा है। ये तीनों ही विक्टिम्स बहुत ही निडर और ईमानदार किस्म के इंसान थे, जो अपनी अपनी तरह से कहीं ना कहीं क्रिमिनल और फैशिस्टिक ताकतों से लोहा ले रहे थे। यस, बावरेकर ने तो अपने हाल के भाषणों में आमोद राजशेखर जी और जस्टिस गोखले की खुलकर बुराई की है। इवन मारपीट तक की बातें कही हैं। ये तो अभी निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि दो घटनाओं के पीछे अंडरवर्ल्ड और बावरेकर का सीधा साधा कोई कनेक्शन है। इट मे टर्न आउट टू बी अ कन्वीनियंट कोइंसिडेंस। पर समीर, मेरे ख्याल से इस पॉसिबिलिटी को भी कंप्लीटली इग्नोर किया नहीं जा सकता, स्पेशली सिंस वो जो रिकॉर्डिंग तुमने पवार और जावेद के टेलीफोन में बात करते वक्त जो ली थी, क्योंकि उसमें दादा यानी कि बावरेकर का जिक्र किया गया है। Yes, you're right. We cannot ignore that. Okay, let's put a tap on these guys. कुछ दिन इस जावेद और बावरेकर दोनों की ही गतिविधियों पर नजर रखते हैं। क्योंकि मामला ताजा है, तो शायद कोई फायदा हो ही जाए। आइडिया अच्छा है। Okay, guys, get cracking. Divide yourself in teams. मेरे ख्याल से वरुण, तुम और भावना बावरेकर पर नजर रखो और अयूब जावेद पर नजर रख सकता है। अयूब, अगर तुम चाहो तो रमन को अपने साथ ले लो। जावेद के साथ मिलने उठने वाले जो लोग हैं वो जाहिर है काफी दिलचस्प लोग होंगे, तो ऐसे में फोटोज वगैरह लेने की जरूरत पड़ सकती है। एंड रमन कैन बी क्वाइट अ क्लेवर गाय फॉर दैट। ओके देन, वी बेटर गेट मूविंग। ओके, चले भावना। ऑल द बेस्ट। लेट्स गो। थैंक्स। बाय गाइस। देर, वो बैठा है सिजदे पर। उस टेम्पो वाले की इंफॉर्मेशन सही थी कि वो आज के दिन इस मजार पर सिजदा करने आता ही आता है। गुड, मुझे कम से कम एक शॉट तो अच्छा मिल गया। ये कौन आया?
क्यों, क्या हुआ? ये तो दैट मैन जो अभी आया है, इसे मैंने पहले कहीं देखा है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। शिट, कब वक्त याद क्यों नहीं आ रहा है? ओह शिट, निकल गया। I have a hunch. ये आदमी जरूर जावेद से मिलने आया है। लेट्स गो, कुछ बढ़िया तस्वीरें मिल सकती हैं। एक मिनट। उनके चारों तरफ सिक्योरिटी वाले हैं शादी वर्दी में। हाँ, ये तो है। सुनो, तुम ऐसा करो, तुम फौरन जाकर बाइक पे बैठो, मैं इधर उधर से कुछ तस्वीरें लेता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं फौरन भाग कर आऊंगा और हम दोनों बाइक से निकल जाएंगे। ओके, डन। क्या कर रहा है? फोटो कैसे रहे फाड़तों की? मत फोटो खींच। खोलिए रमन साहब, दरवाजा खोलिए। खोलिए। क्यों? तलाशी लेनी। तलाशी? हमारे पास सर्च वारंट है, खोलिए। सर, ये सारे घर की तलाशी लो। सर, ये रोल तो चलो। लेकिन ये रोल तो सर अधूरा। बोल। सर, चल। हेलो, क्या रमन गिरफ्तार कर लिया गया? ओह गॉड, व्हाई? व्हाट डू यू मीन? ठीक है, तुम लोग पूरे डिटेल्स पता चलाओ, तब तक मैं पहुंचता हूं। हाँ, बस मैं 10 मिनट में निकलता हूं। ओके, बाय। हम लोग जानबूझकर पहले अपने अपने घर नहीं गए, ये सोचकर कि कहीं वो लोग पीछा करते करते हमारे घर न पहुंच जाए। फिर हमने तुम्हें और वरुण को फोन किया, ना आप लोग घर में मिले ना दफ्तर में। एहतियात के तौर पर हम लोग दफ्तर भी नहीं आए, वहीं पास के एक पिक्चर हॉल में जाकर बैठ गए। और जब पिक्चर हॉल से बाहर निकले और देखा कि कोई खतरा नहीं है, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। और करीब 11:15 के आसपास मैंने उसे उसके घर के सामने वाली सड़क पर ड्रॉप किया एंड आई वेंट बैक स्ट्रेट होम। उस पर चार्ज क्या लगाया गया, कुछ पता चला? स्पेसिफिक चार्ज उस पर अब तक कुछ नहीं लगा है, लगाएंगे। अभी तो महज प्रिवेंटिव डिटेंशन में उसे हवालात में बंद करके रखा है, इस शक के बिना पर कि उसे कुछ सेंसिटिव एरियाज की फोटोग्राफ्स खींचते देखा गया था। उसका कैमरा, नेगेटिव्स और बाकी जो भी फोटोग्राफिक मटेरियल था, सब कुछ जब्त कर लिया उन लोगों ने। ओह माय गॉड, इसका मतलब वो रील भी गई जिसमें उसने जावेद और उस आदमी के फोटो लिए जो कब्रिस्तान में उसे मिलने आया था। कह नहीं सकता, शायद वो लोग रोल ना भी ले जा पाए, क्योंकि जब हम लोग बाइक से भाग रहे थे तो रमन ने उस रोल को निकालकर अपने पैंट की जेब में डाल लिया था और उसकी जगह पे उसने दूसरा रोल कैमरा में लोड कर दिया था, इस सावधानी के तौर पर कि अगर हम लोग घेर लिए गए और उन्होंने कैमरा या रोल छीनने की कोशिश की
तो कम से कम वो एक्सपोज रोल तो बच जाएगा जिसमें उस आदमी के फोटो थे जो जावेद से मिलने आया था। आई थिंक इट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ रमन। पर क्या तुम्हें जरा भी याद नहीं कि कौन था वो आदमी जिसकी तस्वीर ली थी उसने जावेद के साथ? नहीं, आई कांट रिकलेक्ट कि वो आदमी कौन था, लेकिन एक बात के लिए आई एम श्योर कि उस आदमी को मैंने पहले कहीं देखा जरूर है, और ये कि वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। और ये बात भी श्योर है कि उस रील को छीनने के लिए ही रमन पर रेड डाली गई और उसे गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि उस आदमी और जावेद के फोटोग्राफ्स थे। इसका मतलब यह हुआ कि अंडरवर्ल्ड के लोग और कुछ पुलिस के लोग भी शायद ये नहीं चाहते थे कि रमन को या फिर हम में से किसी को भी उस आदमी की आइडेंटिटी के बारे में हरगिज पता चले, या फिर जावेद के साथ उस आदमी की मुलाकात की वो तस्वीर हमारे पास रह जाए। ओह माय गॉड। वरुण, लेट्स गो। हमें एकदम रमन से मिलना चाहिए। ही ओनली कैन हेल्प अस टू हिम। Yeah, I think you're right, Samir. Let's go. नहीं समीर साहब, वो रील मैंने पुलिस के हाथ नहीं पड़ने दी। नहीं पढ़ने दी? What do you mean? कहां छिपाई? कैसे छिपाई? जी, कचरे के डिब्बे में। कचरे के डब्बे में? You mean to say कि तुमने उन रेड डालने वालों के सामने ही? बट कैसे? मुझे लगता है कि ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि उन लोगों का सारा ध्यान मुझ पर नहीं, मेरे कैमरे और मेरे नेगेटिव पे था। सारे घर की तलाशी लो। Terrific. ये तो कमाल कर दिया तुमने। अच्छा, ये बताओ वो रील हमें मिल जाएगी ना वहाँ? अगर जल्दी जाएंगे तो शायद पॉसिबल है, वरना क्या? वो क्या है कि 12 साढ़े 12 बजे मेरे घर में एक बाई आती है खाना बनाने और बर्तन साफ करने। उसके पहुंचने से पहले ही आपको वहां पहुंचना पड़ेगा। अगर उसने बिन की चीजें कचरे में फेंक दी तो फिर गए काम से। ओह गॉड, 11:30 तो यहीं बच गए। वरुण जल्दी चलो, नहीं तो वो बाई अगर यस, जल्दी, फौरन, बिल्कुल टाइम नहीं है। पर तुम्हारे घर में तो ताला लगा होगा ना? चाबी तो दो। पर मेरी चाबी तो पुलिस ने जब्त कर ली है। पर डोंट वरी, राधाबाई के पास डुप्लीकेट की है। आप लोग जाओ। ओके, बाय बाय बाय। बट दिस इज वेरी फनी वरुण, अचानक मुझे तुम्हारे साथ जाना क्या जरूरत है? अरे भाई, पहले मैंने और समीर ने वहाँ जाना तय किया था एक साथ, लेकिन फिर समीर को लगा कि शायद दो मर्दों का वहाँ जाना एक साथ ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो काम करने वाली बाई है हो सकता है वो डर जाए, घबरा जाए। और समीर फेल्ट के लिए भी बेटर अगर हमारे साथ एक लड़की रहती है, इसलिए तुम्हारा वहाँ जाना जरूरी होगा। आई थिंक इट्स क्लियर विद यू। ओके, लेट्स गो। या लेट्स। या राधा भाई, एक मिनट रुकिए प्लीज। एक मिनट रुकिए प्लीज। अंदर चलिए ना एक मिनट। वो रमन बाबू ने एक चीज मंगाई है, जल्दी प्लीज। पर हमको टाइम होता है दूसरी जगह जाने को। कौन है आप लोग? हम लोग दोस्त हैं रमन की, उन्होंने ही हमें भेजा है, एक चीज लेके जाना है। आप घबराइए नहीं, अंदर चलिए, आइए। पर साफ घर में नहीं है और हम कैसे? यही तो, हमें पता है रमन कहाँ है, रमन नहीं भेजा है हमको यहाँ। आप घबराइए नहीं। हाँ, ओह शिट, ये तो खाली है। रमन ने कहा था कचरे के डब्बे में डाल दिया है, लेकिन राधा भाई, इसमें जो कचरा था वो आपने कहाँ फेंका? वो तो मैंने म्युनिसिपैलिटी के बकेट में फेंक दिया। वो तो लेके भी गया। अब क्या करेंगे हम? म्युनिसिपैलिटी के रबिश डंप पे जाना पड़ेगा। कम ऑन, Yes. फास्ट। हाँ, फास्ट फिर। इनको तो नहीं ढूंढ रहे आप? शायद यही है, लेकिन कहाँ मिला आपको ये? ये मेरे को डब्बे में मिला, वो मैंने संभाल के रख दिया। वो हमारे साहब है ना, उनको बहुत आदत है इधर उधर फेंकने की।
फिर मेरे को पूछते रहते तुमको मिला क्या, इसके लिए मैंने उठा के रख दिया। ये बहुत जरूरी है रमन के लिए इस वक्त, बहुत जरूरी। शुक्रिया। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। थैंक यू। चलो जल्दी। रेखी, माय गॉड, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि रेखी के भी क्लैंडस्टाइन ताल्लुकात हो सकते हैं अंडरवर्ल्ड के साथ। इट्स टू शॉकिंग फॉर मी। इसका मतलब तो ये हुआ कि हीट कुड रीच एनी स्टेज, मेरे लेवल तक भी। ऑफ कोर्स इसमें लीगली या टेक्निकली तो कोई भी गलत चीज नहीं है सर, क्योंकि महज इस फोटोग्राफ की बिना पर अगर कोई बात उठाता भी है तो कोई भी ये कह सकता है कि मैं जानता था जावेद को। क्योंकि अगर कोई किसी से प्राइवेटली मिलता भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों में कोई क्रिमिनल साझेदारी है। बट सर्कमस्टांसेस आर सो सस्पिशियस। फिर रमन ने जब फोटो खींचकर भागने की कोशिश की तो उनके लोगों ने उसका पीछा क्यों किया, उसे मारने की कोशिश क्यों की? अगर महज सर्कमस्टांशियल बात होती तो ऐसा क्यों होता? एग्जैक्टली तुम मेरी ही बात पूरी कर रहे हो समीर। हमें इस बात को पूरी तरह पर्दे में रखना चाहिए, किसी को भी खबर नहीं होने देनी चाहिए। रेखी इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लीड फॉर अस। हमारा काम बहुत आसान भी हो सकता है। हमें उसके ऊपर खुफिया तरीके से पूरी नजर रखनी चाहिए। यहां तक कि रमन की बेगुनाही के तौर पर भी हमें इस फोटोग्राफ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माय गॉड, ये तो अजीब प्रॉब्लम आ गई। फिर उस बेचारे को बचाएंगे कैसे हम? उसकी तुम फिक्र मत करो, माया विल टेक केयर ऑफ हिम। क्यों माया? यस सर, डोंट वरी समीर, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। ये पुलिस स्टेशन मेरे एरिया में ही आता है। एनीवे बर्नार्ड, अब तक की तुम्हारी तहकीकात कैसी है? एनी स्पेसिफिक क्लू, किसी पे कोई खास शक? आई एम अफ्रेड सर, हमारी अब तक की तहकीकात में तो हमें अभी तक ऐसी कोई ड्रामेटिक बात पता नहीं चली। पर एक थोड़ी बैफलिंग बात जरूर पता लगी है, वो ये कि बावरेकर, जिसके ऊपर हमें काफी शक था, उसके अंडरवर्ल्ड के साथ कोई भी ताल्लुकात हमारी नजर में नहीं आए। ऐसा लगता है कि ऑल हिज स्पीचेस हैव बीन पॉलिटिकल रेबल राउजिंग। Isn't it strange, sir, कि बावरेकर को लेकर सबसे ज्यादा शक की बात मिस्टर रेखी ही करते रहे हैं, यहाँ तक कि उसे अरेस्ट तक करने की बात करते रहे हैं। माया, अंग्रेजी में एक कहावत है, नेवर ट्रस्ट द ऑब्वियस। यहाँ एक तरीके से यही बात लागू होती है सर। बर्नार्ड की बात से क्यों लेते हुए मैं कहना चाहूंगा कि एक और एंगल है which is rather sinister और काफी डिस्टर्बिंग भी। सुन रहा हूं सर। बात तब और भी ज्यादा सिनिस्टर और भयानक हो जाती है जबकि जिसे हम खिलाड़ी समझ रहे हो वो खुद खिलाड़ी ही ना हो। सिर्फ बॉल उसकी तरफ से आ रही हो लेकिन किक कोई और पीछे से लगा रहा हो। मतलब? सर, क्या यह संभव नहीं है कि इस सारे मामले का किंगपिन, इसका सरताज अंडरवर्ल्ड या महज कोई एक पॉलिटिशियन हो ही नहीं, बल्कि वो किसी और के इशारे पर, एक ऐसी आम और इज्जतदार ताकत के इशारे पर काम कर रहा हो जो खुलकर सामने ना आ सकती। मेरे कहने का मतलब यह है सर कि इज इट पॉसिबल कि एक विशेष ताकत जो कि महत्वपूर्ण कारणों से या किसी खास वजह से गुप्त रहना चाहती है, जो आदेश तो खुद दे रही हो लेकिन ये इल्यूजन, ये भ्रम पैदा करने के लिए जानबूझकर अंडरवर्ल्ड को यूज करना चाह रही हो ताकि शक उसी पे जाए, जबकि सच्चाई में अंडरवर्ल्ड महज उसकी एक ऑपरेशनल आर्म है। आप राजनीतिक एंगल सजेस्ट कर रहे हैं, isn't it? यस सर, बट नो सर, उस तरह नहीं जैसे आप सोच रहे हैं सर। उस तरह तो बात वही ट्रस्टिंग द ऑब्वियस पर लौट आती है। मैं एक ऐसी अनसीन ताकत की बात कर रहा हूं जिस पर हमारा शक ही न जा सकता। जरा खुलकर कहिए। सर, मेरा इशारा लेट आमोद राजशेखर के एक आर्टिकल के बारे में जिसमें आई बिलीव उन्होंने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फैशिस्टिक पावर सेंटर की ओर ध्यान खींचा है जो हर तरह के उदारवादी तत्वों को कुचलकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को यूजअप करके उसका तख्ता पलट करके सत्ता हथियाना चाहता है ताकि उसके बनाए हुए नियम कायदे ही चले, उन्हीं के नॉमिनेटेड लोग शासन संभाले और एक खास वर्ग को ही सबसे ज्यादा फायदा हो। You are talking about the supposed nexus between the criminal world, politicians, industrialists, bureaucrats and the police. यस सर, मैं उसी गठबंधन की बात कर रहा हूं। देखो सभी, किसी और वक्त तो शायद मैं इस बात को पागलपन की बात समझता, सुनने वाले भी शायद इस बात पर हंसते हैं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए I have to take it seriously.
Besides, इससे पहले भी दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो चुका है। इसलिए इस वक्त मैं एक सीक्रेट सेल एस्टैब्लिश करता हूं। उसकी मॉनिटरिंग हम लोगों के और कुछ चुनिंदा लोगों के बीच होगी। We'll call it ऑपरेशन स्वस्तिक। हम लोग सीक्रेटली काम करेंगे और सीक्रेटली मिलेंगे। नाउ लेट्स गेट गोइंग। वक्त बहुत कम है। ओके सर, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।